कहते हैं जब तस्वीरें बोलती हैं तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज़ हो जाती हैं, मगर हम जैसों को बहरहाल बोलना ही पड़ता है, ज़रा अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ता है। ये जो अभी आप सारी तस्वीरें देख रहे थे, कुछ लैंडस्केप्स की, कुछ लोगों की, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ लोगों की, और शहर से लेकर जैसे कहते हैं ना कि कराची से खैबर तक, ये जो जिन साहब का ये पोर्टफोलियो आप देख रहे थे, मुबीन अंसारी 30 साल की उम्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है कि इस उम्र में भी इनको वन ऑफ पाकिस्तान टॉप फोटोग्राफर्स कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेकेंडली यार, आप हम लोगों को काफ़ी जेलस कर रहे होते हैं क्योंकि अब हम तो 40s और उससे आगे भी निकल गए हैं, लेकिन कोई ऐसा काम हमने किया नहीं है जिसके बारे में कोई और बात करना पसंद करे कम अज़ कम। तो अब फोटोग्राफी आपका बचपन से ही शौक था, राइट? और जिस तरह आप फोटोग्राफी की फील्ड में एंटर हुए हैं वो भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। उनके आपके वाले साहब ने आपको एक कोडैक का कैमरा खरीद के दिया। आपको कोडैक याद होगा, बड़ा मशहूर होता है। उसके बाद क्या हुआ? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी जो फोटोग्राफी की जो शौक थी, या जो मेरी जो पेंटिंग की थी, और वो दो साथ रास्ते जा रहे थे वो साथ, लेकिन एक और रास्ता था, वो थी मेरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन मैं इसको डिसेबिलिटी में नहीं समझता, इसको मैं समझता हूँ कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली एक बड़ा एक चैलेंज है जो मैं इंजॉय करता हूँ। मैं जब मैं 3 वीक्स का था, 3 हफ्ते का, तो मुझे एक सिवियर मेनिंजाइटिस अटैक हो गया था, जिस वजह से मेरी हियरिंग लॉस हुई और मेरी जो स्मेल की लॉस हुई थी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे किसी की बात नहीं सुननी तो मैं ऑल आउट आ सकता हूँ। और मैं रात को भी रात को मैं आराम से मैं सोच सकता हूँ मैं। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि आला जो है वो कान के अंदर जाता है, लेकिन बचपन में उस वक्त जो टेक्नोलॉजी आती थी कि इतना बड़ा आला था, वो आप अंदर जो ईयरफोन भी थे, जो मैं काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस था मैं उस वक्त। तो मैं उस तरह से मैं अपनी उम्र के बच्चों से मैं बातें नहीं करता था, मैं ज़्यादा बहुत ही इंट्रोवर्टेड था। लेकिन इस तरह जब मौका मिला कि मैं अपने ऑब्जर्वेंस अपनी जो सराउंडिंग को उनको ऑब्जर्व करूँ मैं, और उनको फिर उनकी मैं ड्राइंग करता था मैं पहले। अच्छा। तो ए लेवल में फाइन आर्ट पढ़ी थी मैंने। 2002 में जब मैं अपना ओ लेवल्स कर रहा था, तो मेरे फादर ने DSLR दिया मेरा, और फाइनली फिर मैं सबके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्ट करना शुरू किया मेरे उस कैमरे के साथ जो है। तो अपने टीचर्स के पोर्ट्रेट लिए, अपने टीचर्स की और क्लास फेलोज की। और एक दिन एक मेरा क्लास फेलो था, उसका फड्डा हो गया किसी लड़की पे। अच्छा। अब वो फड्डा हार गया वो, और वो बास्केटबॉल कोर्ट में वो चला गया, और वो जो है लेकिन मैं भी बास्केटबॉल कोर्ट में छुपा हुआ था। मैं प्लांट की फोटोग्राफी कर रहा था, मेरे ऊपर DSLR पर रहा था, मुझे याद है। और मैंने देखा कि ये इसको पहले ये रो रहा था इसको, तो किसी ने इसको पता नहीं गमला मारा था, और मेरे बिल्कुल एंगुश में बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्या ये मैं मोमेंट कैप्चर करूं या मैं इसको मैं जाने दूं, क्योंकि ये तो ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैंने कैमरे को मैंने दबाया तो फिर मैंने देखा कि यार आई हैव अ कनेक्शन विद रॉ ह्यूमन इमोशन, कि मुझे बड़ा पसंद आया वो। तो उसके बाद बस पीछे नहीं देखा, आगे सबके पोर्ट्रेट किया, उनको समझना शुरू किया मैंने। जी, पोर्ट्रेट्स का आपको ज़्यादा शौक है फोटोग्राफी में। आपका मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, और 2013 में इनकी किताब आई है, ये जो मेरे सामने है, धड़कन द हार्ट बीट ऑफ अ नेशन। अब इसमें बेसिकली तो पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब किताब पे बात करने से पहले आप शो से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही थी कि इस कवर के पीछे भी एक कहानी। अब वैसे तो हमें देखते हुए तो बड़ा नॉर्मल लगता है, एक हरे रंग का दरवाजा है, उसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ है पाकिस्तान के झंडे का। इसकी कहानी ज़रा बताएं। ये कहानी ये है कि मैं 5 साल पहले एक असाइनमेंट पे गया था स्वात में, और ये एक कंपनी के लिए थी जो ब्रिजेस बना रहे थे। वो ब्रिजेस जो जाके दहशतगर्दी या वो या सैलाब से वो तबाह हो गए थे। तो उस वजह से जो काफ़ी गाँव जो वो डिवाइड हो गए, काफ़ी कम्युनिटीज़ में दूर दूर हो गए, अलग हो गए थे। तो मेरा काम ये था कि मैं फोटोग्राफी करूँ इन ब्रिजेस की। तो मुझे काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों में लेके गए मुझे। तो मुझे एक इलाके में लेके बताया कि यहाँ तालिबान आए थे, ठीक है, यहाँ पे आए थे वो, यहाँ पे दहशतगर्दी जो अभी शुरू किया यहाँ पे। तो ये सबसे पहला दरवाज़ा ये था कि जो उन्होंने तोड़ा,
तुमने बताया था ये टूर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने फिर उसको एक्सप्लॉइट किया, टेररिज्म जो भी उन्होंने शुरू किए वहाँ पे। और फिर लेकिन जब फौज ने लोग के साथ इनको जब फाइट ऑफ जब इनको लड़ाई कर दी, तो फिर सवात को फिर रीगेन करने के बाद सब दरवाज़ों को पाकिस्तान फ्लैग से पेंट किए, जो इसकी ये स्टोरी है। ये स्टोरी बल्कि इतना जुनून था वहाँ, मैं गया था ये 2009 का जो ऑपरेशन था, उसके बाद दरवाजे तो खैर ये तकल्लुफ़न कह रहे हैं, हर इमूवेबल चीज़ जिसमें के वो जो कढ़ाई जिसमें कबाब बनते हैं, चपली कबाब, जी 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 जी, उस पर भी ग्रीन और वाइट था। जहाँ रंग ख़त्म हो गया, मसलन एक पेट्रोल पंप मैंने देखा, शायद उस वक्त तक ग्रीन रंग ख़त्म हो चुका था, अब इतना इस्तेमाल होगा तो कहाँ बचेगा। उन्होंने जामनी और सफ़ेद कर दिया चलो चलो अलामती तौर पे ना। तो ये पूरे मंगोरा में और सैदो शरीफ में मैंने देखा हर इमूवेबल चीज़ पे ये रंग कर दिया गया था। अच्छा, एक और चीज़ इसमें नोट की थी कि जाहिर है इसमें बहुत मशहूर लोग भी हैं, ईदी साहब हैं, अदीब रिजवी, मरहूम आमिर ज़की साहब, लेकिन जो इसकी जो पहली पिक्चर है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर भी आ रही होगी। ये देखें, ये गटर को जो साफ़ करने वाले होते हैं, कंजर्वेंसी वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स। आपने इस पिक्चर से इस किताब को शुरू कैसे किया? इसके पीछे क्या सोचते हैं? मैं जब फोटोग्राफी कर रहा था मैं ढरकन के लिए, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसमें मशहूर थे किताब में, लेकिन हर मशहूर आदमी के उसकी कोई कहानी होती है कि जिस तरह उसने शुरू किया है। तो मैं तलाश कर रहा था, जैसे आम आदमी जो होता है रोड पे, क्योंकि हर किसी की कहानी होती है। और मैं मुझे याद है मैं अपनी पप्पी की तरफ वॉक कर रहा था मैं, और एक खुला गटर था, उसमें से पानी निकल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कोई लीक हो रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मुझे इसलिए मेरी अटेंशन इसलिए थी क्योंकि उसके बाहर 2 चप्पलें भी थी। तो मैं पास गया, तो मैंने कहा कि बाहर झंडा भी निकल रहा है। हाँ। तो बबल्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है ये। मैं पास गया, अब मैं तो स्मेल नहीं कर सकता, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं जब पास गया तो मैंने देखा कि बंदा बाहर निकल आया गटर में से, काला कवर हो गया था टार में और पता नहीं किन किन चीज़ों में। तो उठ के फिर उसने अपनी नाक साफ की, मुँह साफ किया, आँखें साफ की। तो मुझे देख के वो पे मुस्कुराते थे। तो मैं तो खामोशी के मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या रहा है, क्या हुआ। तो फिर ये बस ये बाहर आ गई और मैंने उनसे बात की। तो थोड़ा कुछ मुझे पता चल गया उसके बारे में कि ये हो क्या रहे हैं यहाँ पे, कि मेरी एक सबसे डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है ये तो। और फिर मैंने देखा कि ऑन अ वेरी लो इनकम, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो कोई इक्विपमेंट नहीं है, और जो भी मतलब इतना करोजिव है कि अगर जो नेकर के तहत जो जाते हैं वो नेकर जो है एक दिन बाद ख़त्म हो जाती है, चप्पलें भी ख़त्म हो जाती हैं, तो एवरी 2 डेज़ उनको फिर नहीं मिलती हैं या वो खुद नहीं ख़रीदते हैं वो। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया। तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफी की मैंने, ये जो जिनकी तस्वीर है ये हैं अकरम मस्ती साहब। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे, बड़ा बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर था। उनकी बेसिक एजुकेशन थी, बड़े हेल्दी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कहते हैं, आप तो काफ़ी कुछ तो कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम ना करें तो फिर कौन करेगा। आपने इसके पीछे एक फिल्म भी तो पूरी बनाई है, एक मूवी बनाई है हेल होल के नाम से। जी। तो वो अभी रिलीज हुई है या अभी वो आनी है? वो जो ये उनके अंकल हैं। हाँ, नहीं ये उनके अच्छा, जो मेन उनके अंदर मरकजी बिल्कुल उनके बारे में। अच्छा मुबीन, आपने हज़ारों तस्वीरें खींची हैं, इमारतों की, मैदानों की, फूल, नेचर, फेसेस, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। ये जो होता तो कैमरा ही है, ये बेसिक तस्वीर जो है वो कौन खींचता है? दिमाग, दिल, आँख या शटर बताने वाला हाथ, कौन खींचता है तस्वीर? ये तो सब चीज़ की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, वो है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। वाह। अपनी सब्जेक्ट की इज़्ज़त करना, अपनी आर्ट को इज़्ज़त देना, अपनी जो भी आप कुछ जस्टिस करना चाहिए उसकी इज़्ज़त देना, क्योंकि इज़्ज़त सब कुछ होती है। फिर आप
क्योंकि ये तो टेक्निकल लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार अप्लाई करें तो सब कुछ में ये चल जाता है। जैसे आप जो कह रहे हैं कि आपकी दिल की सब कुछ है। अच्छा, इसके अलावा इज़्ज़त तो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पे किया, लेकिन जो तस्वीरें आपकी बोल रही हैं उसमें एक मोहब्बत भी झलक रही है आपकी उनके साथ। तो आपके अंदर जो मोहब्बत है वो मुल्क से है, लोगों से है, किस चीज़ से है कि जिसने आपको इतनी खूबसूरत तस्वीरें उतारने पर मजबूर किया? मुझे मोहब्बत मुल्क से भी है और आप कह सकते हैं कि इंसानियत से भी है। अच्छा। क्योंकि मेरा जो भी चैलेंज है मेरा, डिस्पाइट दैट हर किसी ने मेरी हेल्प किया। अगर मैं किसी दुकान के पास जाऊं और दुकानदार के पास उसको बोलूं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शोर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो इशारा करेगा कि बस इतना इतना ये सब है, चाहे वो दुकानदार हो। अच्छा, ये और बता दें, गमले वाली भी मोहब्बत हुई? बहुत मुश्किल सवाल है ये तो। अभी अब ब्रेक के दौरान सोचा हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ब्रेक वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मुबीन अंसारी से। मुबीन, तो वही सवाल, गमले वाली मोहब्बत हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो मेरा सारा ध्यान तो अभी सारी फोटोग्राफी पे। अभी वाला मोहब्बत तो अभी काम से मोहब्बत। चले हम मैं बचा लेता हूँ, हम बचा लेते हैं, खुदा के लिए मैं भी बचाना चाह रहा हूँ। अब्बू भी इनके देख रहे होंगे तो। ये जो पाकिस्तान आपने दिखाया है अपनी तस्वीरों में, 4-5 ही फोटोग्राफर हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस तरह से पाकिस्तान दिखाया दुनिया को। और अच्छा, आप बाहर भी जाते रहते हैं, आप यहाँ भी लोगों से बात करते रहते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं। ये जो तस्वीर होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि 1000 लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, एक तस्वीर काफ़ी होती है। ये जो तस्वीरें हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज या पाकिस्तान के बारे में जो तासुर है वो चेंज होता है जब देखने वाला देखता है तो। ये एक्चुअली होता है। कोई एक वाक़या बताइए कोई ऐसा। एक्चुअली मैंने जब मुझे याद है जब मैंने ये किताब लॉन्च की थी यूएसए में, सबसे पहली लॉन्च उसकी थी पोर्टलैंड में। और अच्छा। वहाँ पे उन्होंने सबको बुलाया। वहाँ पे एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी थे उधर, वहाँ पे 90 साल के थे वो। और काफ़ी मुख्तलिफ तरह के लोग थे, नॉट ओनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, काफ़ी सारे लोग थे। तो वो तस्वीर देखते गए और बस ये हैरान हो गए कि ये भी होता है। इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक जो मैंने खातून की तस्वीर बनाई थी परवीन सईद के नाम से। परवीन सईद जो है वो 3 रुपए के जो खाना बनाती हैं, खाना घर वाली खुदा की बस्ती में तो उनके। और फिर सब ने उनको देखा, फिर सोचा कि हम सब इनके लिए डोनेशन ड्राइव कर लेते हैं, डैलस से, पोर्टलैंड से। तो इसी तरह ये जो है इमेज परसेप्शन से आगे भी बात चली गई कि सब तो एक ग्लोबल विलेज बनाया गया, इस सब एक दूसरे को हेल्प की गई है। लेकिन जो लैंडस्केप्स हैं या जो सबकी जो ह्यूमैनिटी स्टोरीज हैं, उसमें थोड़ी सी परसेप्शन चेंज तो आई थिंक हुई है। अच्छा, आपने लैंडस्केप की बात की तो आपका एक आर्टिकल भी था डॉन में, जो आप गए थे ये वखान कॉरिडोर की तरफ, इसको यहाँ पे हम ब्रोगिल कहते हैं शायद। अब देखिए, अब एक तस्वीर देखने से ये पता नहीं लगता कि उस तस्वीर के पीछे कितना काम किया गया था। और मेरा ख्याल है ब्रोगिल में आपके साथ एक वाकया भी हुआ था कि आपको लग रहा था कि आप बच नहीं जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वो जो ब्रोगिल में ब्रोगिल जो है वो एक इलाका है वो जो केपी के और गिलगित बल्टिस्तान के बीच में मुख्तलिफ रास्ते हैं जाने के लिए। उसकी ओरिजिन ये कि वाखान एक इलाका है अफगानिस्तान में, और वहाँ पे एक कम्युनिटी है, बाकी की कम्युनिटी मुख्तलिफ इलाकों में वो माइग्रेट किया उन्होंने, चाइना, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ज़्यादातर तो गिलगित बल्टिस्तान में। तो अंग्रेज़ों ने नाम रखा है वाखान कॉरिडोर, क्योंकि वो एक ट्रेड कॉरिडोर थे। जी हाँ। तो पहली बार जब मैं गया था, मैं 2014 में
2014 में, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं गिलगित साइड से जाने की कोशिश की मैंने, क्योंकि उससे जब हम जा रहे थे, वो आपको पता है ना कि गिलगित जाते हुए 24 आवर लग जाते हैं, कोई बीच में सिग्नल नहीं होते। तो जब हम जा रहे थे तो कराची एयरपोर्ट अटैक हो गया था उस वक्त। तो फिर जब हम वहाँ पहुँच गए चेक पोस्ट पे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम आपको जाने नहीं दे सकते क्योंकि ज़रा मसला है यहाँ पे। तो हम कहीं और चले गए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम अगले साल फिर से चले गए। इस वक्त हम KPK से गए, KPK से आगे चलते चलते गए 8 दिन के लिए और गिलगित बल्टिस्तान पे उतर गए। और ये ऐसा इलाका मैंने कभी देखा नहीं मैंने, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप। ख़तरनाक तो है कि हर 5 मिनट के बाद जो है वो मौसम बदल जाता है। ओके मुबीन, हम ज़्यादातर नेगेटिविटी को फोकस करते हैं, आपने जो है पॉजिटिविटी को फोकस किया है, ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आया है कि कोई चेंज आपके काम से हुई? काफ़ी तरह के चेंज मुझे नज़र आए। मुझे सबसे ज़्यादा अपने अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं हमेशा सेल्टर्ड होता है, मैं हमेशा अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखता रहता हूँ, बिल्कुल। तो इससे मैंने सीखा है कि मैं आगे थोड़ा चला जाऊँ। अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह बैठ जाएँ, नेगेटिव जो न्यूज़ होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो बिल्कुल 2 वे स्ट्रीट की तरह है, वो आती जाएगी। जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप एक्स्ट्रा माइल पे नहीं जाएंगे, तो फिर तब तक वैसे ही होगा। तो व्हेन यू गो ना एक्स्ट्रा माइल पे, आपको पॉजिटिविटी हर जगह नजर आएगी। थोड़ी सी मेहनत की बात होती है, मतलब थोड़ी कोशिश करनी होती है, थोड़ी मेहनत करनी होती है। इनकी एक और किताब आने वाली है और वो है द वाइट इन द फ्लैग, पाकिस्तान की अक़लियतों के ऊपर। हाँ जी हाँ, उसकी भी कुछ पिक्स हैं जो भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है धड़कन का एक पार्ट 2 भी आप जी बिल्कुल लाना चाह रहे हैं। उसमें आप क्या ज़्यादातर कॉमन पीपल पर फोकस रखना चाह रहे हैं इस दफ़ा, अनसंग हीरोज़, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किन किन को आपने चूज़ किया है उसमें सब्जेक्ट्स? धड़कन 2 में वो लोग हैं जो कि फर्स्ट में नहीं हैं, लेकिन धड़कन 2 में ज़्यादा बैलेंस है, या ज़्यादा जो अनसंग हीरो थे वो ज़्यादा हैं उसमें। जैसे और वो भी लोग हैं जैसे जो हमारे आइकॉन्स थे, जिनको हम इतना जो है ना याद नहीं कर रहे, जिनको हम भूल गए। हाँ। जैसे अभी बानो कुचिया की जी उनकी फोटोग्राफी की थी मैंने 2012 में की थी मैंने, और ये भी इस किताब में है वो। तो अभी कुछ महीने पहले फौत हो गई, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जिंदा थी सारे वक्त, हमें तो नहीं पता रही है। रेशमा जी फौत हो गई, 3 दिन के लिए हमने गाने सुने और बस हम भूल गए पे आगे बढ़ गए। तो इसी तरह हमारे काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं, हम उनको सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं अगर वो कुछ चीज़ इंटरनेशनल करें या अगर वो उनके पॉट होने के बाद। बेशक। तो आई वांट टू सेलिब्रेट देम व्हाइल जब वो जिंदा हैं। बहुत खुशी हुई मुबीन आपसे मिलके, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें देख के फ्रैंकली, जैसे वुसअत ने भी कहा कि हमने ऐसी तस्वीरें रिसेंट पास में नहीं देखी। मतलब नया पाकिस्तान डिस्कवर हो रहा है जो किसी ने नहीं देखा सिवाय इनकी आंख के, या 2-4 और भी लोग हैं जिनकी आंख इतनी स्ट्रांग होगी। ये जो शौक़ है, ये शौक़ किसी दिन आदमी को मार देता है अगर इसमें से पैसा कमाने की कोई तरकीब ना हो। तो ये कमर्शियल वैल्यू भी है इसकी, या कमर्शियल वैल्यू तो उसकी तो आप कह सकते हैं है, लेकिन मैं इसको कमर्शियल वजह से मैं नहीं कर रहा, ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। हाँ ठीक है। तो कमर्शियल तो जो भी मैं कमाता हूँ मैं उसको अपने बुक में उसको इन्वेस्ट करता हूँ। तो पेट के लिए क्या करते हैं? पेट के लिए वो भी हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर आप कंजूसी ना करें तो हमारे भाई हैं ये। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। और हमारे लिए वाकई बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र जो हैं वो आज हमारे मेहमान हैं। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक और मेहमान से मिलवाते हैं।
बैक। पिछले सेगमेंट में आपने मुबीन अंसारी की गुफ्तगू सुनी, वो क्लिक से पेंटिंग बनाते हैं, एक जो नेचर होती है उसको पेंटिंग की शक्ल में, फ़ोटोग्राफी का नाम दे लें लेकिन मैं तो उनकी फ़न को पेंटिंग ही कहूँगा। लेकिन अब हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं, उनके पास कैमरा नहीं होता, उनके पास ब्रश होता है। अच्छा, वो तस्वीरें नहीं बनाते, वो हरफों से तस्वीर बना के एक तस्वीर को ज़िंदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी होगा, तजर्बेकार होगा, 40 साल से कोई ये काम कर रहा होगा, ज़बरदस्त कैलीग्राफिस्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बच्ची है, बिनते हुसैन के नाम से कैलीग्राफिस्ट हैं और असल नाम इनका साइम हुसैन है। 1 साल बमुश्किल इन्हें हुआ है इस फील्ड में। इस दौरान इनकी कराची आर्ट्स काउंसिल में और अलहमरा में नुमाइश हो चुकी है और अब दोहा में, कतर में, कतरी शहज़ादा तो नहीं आया लेकिन ये अपनी नुमाइश लेके वहाँ जा रही हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। लियारी से ताल्लुक़ है आपका? जी। लियारी से एक लड़की उठती है और फिर ये काम शुरू कर देती है, तो जाहिर है कि ये मैंने तो 2 जुमलों में कह दिया, इसके पीछे एक पूरी कहानी होगी। वो कहानी क्या है? कहानी ये कि सर काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे। मेरे वालिद साहब, मतलब हम इतने कोई ख़ास मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं था, सब अपने तय खुद किया। और मैंने तकरीबन 9 साल फाइनेंशियल मार्केट में काम किया और वहाँ भी मुझे लगा कि मैं इतना कोई सक्सेसफुल नहीं। उसके बाद वालिद साहब की डेथ हो गई, तो भाई के साथ शिफ्ट हो गई मैं बाहर दोहा। तो वहाँ मैं एक सूक वाकिफ़ नाम से एक आर्ट गैलरी वहाँ जाया करती थी, तो एक टर्किश आर्टिस्ट हैं, उनको देखती थी, उनको घंटों देखती थी, वो काम करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनके साथ बैठ के मैं कलम वहाँ से मैंने लिया और उनके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। उससे पहले किया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था मैंने। कैलीग्राफी का जितना मुझे पता है तो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी होती है, उसमें वाकई सही बात है। मेरे उस्ताद जिनसे मतलब मेरी बातचीत वगैरह होती है, जो अब मुझे सिखाना चाह रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें, अलिफ सीखने में ही काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी, अगर आप मेरी कैलीग्राफी देखेंगे तो वो बिल्कुल ट्रेडिशनली नहीं है, वो मॉडर्न है। तो सारा कुछ मैं कलम से काम करती हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से नहीं सीखी। ट्रेडिशनली जो है वो मैं अब सीखूंगी, अब उस तरफ मैं आऊँगी कि ट्रेडिशनली काम जो है, जैसे कूफी आर्ट हो गया, नस्ख हो गया, नस्तलीक हो गया, जैसे आपने देखा होगा खाना काबा पे जो राइटिंग की हुई है वो नस्तलीक कहलाती है। तो इस तरह से अगर कोई पक्का जो उस्ताद है जिसकी बाकायदा क्लासिकल ट्रेनिंग है कैलीग्राफी में, वो आपका काम देखे तो फिर थोड़ी सी वो मेन में हाँ बिल्कुल निकालते हैं। वहाँ से कोई मुखालफत आपको महसूस की है कि यार ये जुमे 7 दिन नहीं हुए बच्ची को, ये अपने आप को कैलीग्राफर समझ रही है, ऐसा होता है? हाँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरा जो पहला इंटरव्यू आया था जहान पाकिस्तान में, तो उसमें जो हेड मेन लाइन थी वो यही लिखी थी कि मर्दों की अजारादारी ख़त्म, मतलब अब ख़वातीन जो हैं वो आ गई हैं खत्ताती के मैदान में। तो मर्द कैलीग्राफर थे, वो पढ़ के खुश तो नहीं होंगे? कोई और खातून का नाम सुना आपने पाकिस्तान? बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं जो करती हैं, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है कि मैंने सीखा नहीं है, मे बी उन्होंने किया हो या आपने कुछ रूहानियत की भी बात की थी, तो मैं वैसे कहता हूँ आप मदारिस में भी जाती हैं, बच्चियों को सिखाती भी हैं सारा कुछ। हमारे माशरे में किस हद तक जो है दीन की तस्वीर मस्क हुई है? हमारे माशरे में दीन की नॉलेज अभी बहुत ज़रूरत है सर। लोग कुरान पाक लिख तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगी, जैसे उन्होंने कहा सर ने कि मैं पहले टॉम बॉय थी, अपनी लाइफ का बहुत अच्छा खासा हिस्सा यानी कि 25 साल मैंने जो है एज अ टॉम बॉय स्पेंड किए। मतलब मुझे खुद होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या किससे, कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो मैंने पहली आयत लिखी थी उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है और उस पर कायम रहा तो उसे ना कोई गम है ना कोई खौफ है। वाह, बहुत खूब, बहुत। तो
बस उस लम्हे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने दीन को सिर्फ एज अ टैग लेके नहीं घूमना चाहिए कि दाढ़ी रख ली, आपने हिजाब ले लिया तो आप मुस्लिम हैं। ये नहीं है, आपके अंदर अल्लाह है, आपके अंदर अल्लाह है। आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर रब आपका इस दुनिया में मिला तो आपको वहाँ मिलेगा, अगर यहाँ ना मिला तो आपको वहाँ भी। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत मेहरबानी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। और अगर अल्लाह ने हमें इतना काबिल दिया तो हो सकता है कि हम भी आप किसी दिन आपकी किसी तस्वीर को खरीद सकें। अभी के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपको एक और कैरेक्टर से मिलाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आमतौर से होता ये है कि जो औलाद है वो बाप के नाम से पहचानी जाती है, लेकिन बाप के लिए सबसे ज़्यादा जो खुशी का मौका होता है वो तब होता है जब कि वो औलाद के नाम से पहचाना जाए। हमने 2 आर्टिस्टों को बुलाया, उनके साथ यही मामला दरपेश है। जो वालिद हैं उनका नाम है जान मोहम्मद बलोच। 30 साल से साइन बोर्ड्स वगैरह बना रहे हैं, लियारी में रहते हैं और उनके 8 बच्चे थे, लेकिन 8 में से सिर्फ एक ऐसा था कि जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई आर्ट को आगे बढ़ाने से, और उसका नाम है मोहम्मद जवाद अहमद। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। जवाद इस वक्त जो हैं वो मैट्रिक के तालिब इल्म हैं और अभी अभी इन्होंने पेंसिल वर्क का काम शुरू किया है और अपने वालिद की निगरानी में ये सारा काम कर रहे हैं। अब तक कई तस्वीरें जो हैं इन्होंने बनाई हैं। सोशल मीडिया चूँकि इनके वालिद के ज़माने में नहीं थे तो वो वालिद ही रह गए, लेकिन बच्चा जो है वो सोशल मीडिया की वजह से जो इनके दोस्तों ने इनकी तस्वीरें डाली तो वो कुछ वायरल हुई। इंट्रोडक्शन भी ऐसे हुई थी कि ट्विटर पर इनकी कुछ तस्वीरें देखी थी और ये जैसे ये तस्वीर थी मॉर्गन फ्रीमन की, तो फिर वहाँ से सिलसिला बढ़ा और मेरे ख्याल बहुत और लोगों ने भी ये आपको दिखा देता हूँ मॉर्गन फ्रीमन, और ये तकरीबन मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अब आप इनके चेहरे से मुतासिर होके इनकी तस्वीर ली है या इनकी एक्टिंग से? ये जो आर्टिस्ट तो होता है ना, हाँ। तो पहले वो फेस देखता है तो किस तरह से शेडों में इसको मैं बनाऊं तो किस तरह से बनेगा। और इसमें तो बड़े शेड है ना इनकी फेस। तो इनकी फिल्में भी देखी हैं? इसने फिल्में भी मैंने 2 देखी हैं, 2 फिल्में, शॉशैंक रिडेम्पशन और लूसी फिल्म में। शॉशैंक रिडेम्पशन बाय द वे ब्रिलियंट मूवी। अच्छा, इंटरेस्टिंग फेसेस की बात हो रही है तो एक मेरा भी एक सवाल है कि अगर हम 3 यहाँ बैठे हुए हैं एज एन आर्टिस्ट, आपको इनमें तीनों में से कौन सा फेस सबसे ज्यादा? मैं इसका जवाब बता दूं। ईमानदारी, नहीं, आप क्यों सवाल इनसे यार देखिए ऐसे क्यों कर रहे हैं? सवाल इनसे किया मैंने, आप क्यों हॉक कर रहे हैं? इनका टाइम है यार, आप बताएं। आप मुझे आपकी ज्यादा लगती है। यस, देखो ये आई लाइक दिस बॉय, बहुत अच्छा टेस्ट है और बड़ा सुलझा हुआ है। मैंने ही बता दिया था खामखा टाइम नहीं सर, मतलब बस नहीं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये आप बेसिकली क्यों कार्टून में आने का शौक क्यों है? इनका चेहरा आपको पसंद आता है? लेकिन अच्छा ठीक है, चलो ये जो पेंसिल वर्क जो आप कर रहे हैं अभी तक तो ठीक है, मॉर्गन फ्रीमैन है, इसके अलावा आपने गालिबन नाना पाटेकर को बनाया है, वो भी मिलती जुलती है। और हाँ, फिदेल कास्ट्रो, हाँ, ये इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा सत्तार ईदी की तस्वीर इन्होंने शायद 4 घंटे में बनाई है, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। ये 4 घंटे में कैसे बनी? क्या ये कंपटीशन हो गया था, क्या हुआ था? ये इन्होंने बोला था जल्दी करना है तो मैंने इसको जल्दी बना दिया। अच्छा, नॉर्मली आप जो काम करते हैं जैसे मॉर्गन फ्रीमैन है, इसमें आपको कितना टाइम लगा होगा पूरा बनाने में? इसको मुझे गालिबन 1 हफ्ता लगा है। 1 हफ्ता लगा जी। दिल से बनाया? जी बिल्कुल। और एक दिन में कितना वक्त लेते हो? एक दिन देखो ज़्यादा बेटा भी नहीं जानता इंसान से, तो एक घंटा काम किया तो 10-20 मिनट तो घूमा फिरा इधर, वापस ज़हन फ्रेश किया, वापस पे काम लग गया। अच्छा, यूरोप में या वेस्ट में ये आम है कि चौकों पे इस आर्टिस्ट बैठे होते हैं, आपने फरमाइश की $10 में, $20 में, उनके अच्छे पैसे मिल जाते हैं।
आप भी ज़ाहिर है ये काम करते हैं, ये जो पेंसिल वर्क है, इससे पोर्ट्रेट वगैरह बनाने का, या पाकिस्तान में लोगों को कोई दिलचस्पी है अपनी पोर्ट्रेट बनवाने में इस तरह से? दिलचस्पी जो बनाने के लिए सब लेते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरी पोर्ट्रेट जो है ना कोई बंदा बनावे, वो नहीं आर्ट के उसमें आ जावे। लेकिन जब उसकी वो पैसे देने का मामला आता है तो वो जरा पीछे हट जाते हैं। तो नॉर्मली कितना बताते हैं आप उन्हें? नॉर्मली हमारे इस वक्त इसकी कॉस्ट के हिसाब से कहने जितना इसके होने चाहिए वो कम से कम जो ना 5,000 होने चाहिए, लेकिन हम वो बताते भी इतने है ही नहीं। अगर उसको बताए ना वो भाग ना जाए तो हम उसको जरा कम करके बताते हैं। तो ये इतने रेट हमें बताते हैं जैसा जितना वो फोटोग्राफर उनसे लेता है। तो फिर हम कहते हैं कि जब इतने आप पैसे आप देना चाहते हो तो फिर आप ये फोटोग्राफर से अच्छा बनवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कदर नहीं, उन्हें पता नहीं कि इसकी मेहनत। अच्छा यूरोप जाएंगे तो 10 यूरो में बनवा लेंगे, ये भी है, सही बात है, बनवा लो, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो आप ने पैसे वैसे लेके तस्वीरें बनाई हैं या मुफ्त में ही मोहल्ले वाले बनवा रहे हैं आपसे? नहीं, दुकान में जो डील करते हैं हमारे उस्ताद है, वो डील करते हैं तो मैं तस्वीरें बनाता हूँ। हाँ। तो बाद में जो डील के बाद जो तस्वीरें फिनिश किया उसको दे दिया, फिर जो होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो हैं जवाद, इनके कुछ दोस्त हैं वो मुफ्त क्लासेस लेके बच्चों को आर्ट की तालीम भी दे रहे हैं लिहारी। नॉट बैड। वैसे मुफ्ते की बात की तो मुफ्ते का काम तो हमने भी किया है। वो क्या? हाँ, आपको पता है क्या किया हमने ना? ये जो सामने है यही है ना, ये इससे रहा नहीं जा रहा। नहीं मैं से नहीं रहा जा रहा, मैं दिखा देता हूँ ना एक दफ़ा। ये देखिए, इनको हमने ये तस्वीर दी थी, ये हमारा जो है इश्तिहार भी आता है, सुभान आपने तो देखी हुई है। और ये बना है, इसका भी शॉट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड अगेन ज़रार खोड़ो, बीच वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये जो भी है। हाँ नहीं, और साथ में जो ज़रार खोड़ो के साथ तलाल चौधरी खड़े हैं ये उनको भी तो दिखाओ, जिन्हें इनको दिखाया करोड़ों लोगों को, करोड़ों। हाँ, हमारे जो 18 करोड़ अवाम जो हमें 22 करोड़ हो गए, 22 करोड़ हो गई है। अच्छा, ये मैट्रिक में पढ़ रहे हैं? पढ़ चुके हैं, मैट्रिक कर लिया है। अब आगे पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल भाई। तो जो फादर बिजी थे तो ड्यूटी में लग गई कहीं पे बाहर की तरफ, तो ये साल मैंने ऐसे ही चलाया गया। तो आर्टिस्ट ही रहना है या पढ़ के कुछ और भी इरादा है आपका? दोनों को साथ में। अच्छा, नहीं तो मतलब इंडस आर्ट स्कूल भी है, तो मतलब बाकायदा आर्ट के स्कूल भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ तो अपनी जगह, लेकिन मिलके भी चल सकती है ना। अच्छा, लियारी में इतना टैलेंट है, और आपने अभी बात कर रहे थे कि कोई ऐसी हम लेजेंड्स ऑफ लियारी टाइप कोई एग्जीबिशन भी करने वाले, थोड़ा उस बारे में बताइए। हुआ यूँ कि भी हालिया दौर हमारा गुजरा है, इसमें वैसे ही हम न्यूट्रियस तो पहले से ही थे, लेकिन इसमें कुछ उसमें 4 चांद लग गए। तो इस एतबार से हमने चाहा ये कि लोग हमारे मुतालिक जो तासुरात लगते हैं ना, नेगेटिव तासुरात लगते हैं, तो हम उनके इस ख्याल को गलत साबित कर दें कि मतलब जाओगे तो बस वापस नहीं आओगे। हमारे बारे में हम कोई अचंभे नहीं है या कोई देव जिन वगैरह नहीं रहते, हम भी इंसान दूसरे इंसानों की तरह हैं। बेटा जब आर्टिस्ट बनेगा तो इसको ज़्यादा मौके देने के लिए क्या आपके जहन में कोई प्लान है? प्लान तो बहुत कुछ है, मगर वो कहते हैं ना कि वो चादर तंग होने की वजह से पाँव नहीं फैला सकते। तो अगर हमें कोई हमारी इसके एक्टिविटी का मकसद ये है कि हम अगर मुतारिफ होते हैं, मशहूर हो जाएं, तो हमें कोई मदद करने के लिए आए। मतलब चलेंगे हम खुद, हमें सिर्फ कोई पुल मिलना चाहिए, हमें पुल चाहिए बस। जवाद को किसी अच्छे इदारे में जाना चाहिए, एनसीए में जाना चाहिए, इंडस वैली में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाना चाहिए, इसलिए कि आपने इसकी लाइन और वो तो देख लिया। और बिल्कुल। अच्छा बेटा, अब एक तो है अब्बू और एक है उस्ताद, ठीक है, और दोनों मतलब किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में बड़े रोबदार और बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। हाँ, अब इसमें तो आपके अब्बू ही आपके उस्ताद हैं, तो इससे क्या डबल डेंजर हुआ है आपको या कोई मसला नहीं था? कोई बहुत ज़्यादा डांट वांट तो नहीं पड़ी? नहीं बिल्कुल, को मेरे को तो उफ तक भी नहीं करते थे जो चीज़ में बनाता था। बाप इनके सामने उफ तक नहीं करते थे। उनके कहने का मतलब है कि वो जाहिर है बेटा होने की वजह से वो आसपास वाले पिट जाते थे, लेकिन फिर वो ये बच जाते थे। तो बेटा उसी से दहशतज़दा हो जाता था। एनीवेज, टाइम बहुत कम है, बातें करके बहुत मज़ा आ रहा था, और इंशाल्लाह तफसीली मुलाकात का वादा है। थैंक यू। और इजाज़त दीजिए फ़िलहाल। यही कुछ था आज हमारे खीसे में, यही टैलेंट थे, यही हीरे थे। अगले बार कोशिश करेंगे कि मज़ीद हीरे यहाँ पे लाएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।